हेलो एवरीवन। तो चलिए आज इतिहास, कला एवं संस्कृति राजस्थान की, तो ये पतली सी बुक है अराउंड 20 पेजेस की। सो इसको पहले ख़त्म कर देते हैं। ऑल तो 20 पेजेस की नहीं है ये, इसमें से स्टार्टिंग के 20 पेजेस हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ जिसको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये इंडेक्स रहा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है HCL कल को। अ सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लिस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है? तो ये कार्य है ऑर्लिन स्टैन का। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी किनारे स्थित है। घग्घर सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया था? तो कालीबंगा किया गया था। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्घर नदी किनारे स्थित है? तो कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है अमलानंद घोष को। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो RC अग्रवाल। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज शोध की थी? तो वर्ष 1952 में की थी। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? तो 5 स्तरों में किया गया। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो दशरथ शर्मा ने कहा है। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से सबसे पहले जुते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा पुरास्थल में किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला हुआ है? तो दक्षिण पूर्व में मिला हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थल के उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं? तो कालीबंगा से मिली हुई हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हुए हैं? तो कालीबंगा मिले हुए। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा में प्राप्त हुई। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी की ईंटों से। दोहरी रक्षा प्रचारी के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जौ के अवशेष प्राप्त हुए थे। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो चावल के साक्ष्य जो है नहीं प्राप्त हुए। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है? तो कालीबंगा के। कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो कोट डिज्जी में मिले हैं। कोट डिज्जी सभ्यता का संबंध किससे है? तो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आहाड़ सभ्यता को। आहाड़ का प्राचीनतम नाम क्या था? तो आहाड़ का प्राचीनतम नाम ताम्रवर्ती नगरी था। धूलकोट कहाँ स्थित है? तो धूलकोट आहाड़ में स्थित है। आहाड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आघाटपुर के नाम से जानी जाती है। प्रोफेसर HD संकालिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वह था आहाड़। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आहाड़ SP जैन, क्योंकि आहाड़ की खोज जो है अच्छेकृत्य व्यास ने की थी। आहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? तो HD संकालिया के नेतृत्व में किया गया था। आहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो अच्छेकृत्य व्यास ने की थी। आहाड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी पर। पूरा स्थल आहाड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं ताम्रप्रसार युग से। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है ताम्रप्रसार काल से। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहाड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो उदयपुर जिले से मिले हैं। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? तो आहाड़ से संबंधित है। कौन सा राजस्थान की आहाड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो लोथल नहीं है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव है आहाड़। कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन 4 सही है। आहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहाड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करिए।
तो 1, 3 एवं 4 सही कथन है। चलिए पढ़ लेते हैं। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित थे, ना जबकि यहाँ नहीं थे लिखा है, जबकि ये लोग चावल से परिचित थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। आहार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें तीसरा कथन असत्य है, बाकी सब सत्य है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। आहार के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो ये तीसरा कथन गलत है। और चौथा कथन पढ़ लेते हैं। आहारवासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो ये आहार प्राचीन सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कौन सी वस्तु आहार सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो चित्रित धूसर मृदभांड संबंधित नहीं है। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो काले एवं लाल रंग के मृदभांड संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था तो ये आहार था। कौन सी फसल का उत्पादन आहार में नहीं होता था? तो आहार सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल को जानते थे। तो गेहूं, ज्वार और चावल जानते थे। तो अभी इसमें स्टार लगा हुआ है, तो आई थिंक मोर देन वन आंसर होगा। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। आहार संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो चांदी से परिचित नहीं थे। आहार के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो लेपिस लाजुली। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तन के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से मिला है? तो आहार से मिला हुआ है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपलब्ध हैं सीकर में। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? तो गणेश्वर को जाना जाता है। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं नीम का थाना से। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो काटली में पाए गए हैं। गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी रत्नचंद्र अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। गणेश्वर में प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? तो गैरिक मृदभांड है। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? तो रावजी की पहाड़ी नहीं संबंधित है। बाकी भीम जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी, ये जो है बैराट से संबंधित है। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी एवं कैलाश दीक्षित की किस सभ्यता को उत्खनन की मुख्य भूमिका रही है? तो ये रही है बैराट की। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के छप्पर, स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर के प्लास्टर किए हुए पैनलों में हुआ था। यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है बैराट में स्थित है। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बैराट सभ्यता से संबंधित है। बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। किस स्थल में इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बैराट में प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में यूनानी शासक मिडेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बैराट में प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो बैराट से प्राप्त हुई है। विराटनगर, जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का हिस्सा था। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही है। दूसरा सही है। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बैराट में प्राप्त हुआ है। बैराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है अशोक की। सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा था? तो कैप्टन बर्ट ने खोजा था। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में मिले हैं। बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, उसे जाना जाता है बीजक पहाड़ी से। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं बैराट में।
3000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यगृह कहाँ मिला है? तो बैराठ में मिला है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराठ में मिले हैं। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो ये किया था मत्स्य में। किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलश्रय प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बैराठ में। और गीलुंड किस नदी किनारे पर स्थित है? तो ये बनास नदी किनारे पर स्थित है। गीलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग में मिले हैं? तो ये ताम्र प्रस्तर युग में मिले हैं। राजस्थान के किस जिले में गीलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थित है? तो ये राजसमंद में स्थित है। पुरातात्विक स्थल गीलुंड शब्द संबंध है नवपाषाण संस्कृति से। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किस जिले में बालथल सभ्यता स्थित है? तो उदयपुर में बालथल सभ्यता स्थित है। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो बालथल में पाया गया। निम्नलिखित में से किसने बालथल का उत्खनन किया था? तो वी.एन. मिश्र ने बालथल का उत्खनन किया था। राजस्थान में कौन सी प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र प्रसारित काल से संबंधित है? तो बालथल संबंधित है। पुरातात्विक स्थल नदी में सम्मिलित नहीं है। बालथल कातली दुर्गीकरण के पूरा से किस ताम्र प्रसार युगीन पुरस्थल से प्राप्त होते हैं? तो बालथल से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील में स्थित है? तो बालथल। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? सोनथी। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? भीलवाड़ा। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर लघु पाषाणोपकरण मिले हैं। वी.एन. मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। कोठारी। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो महासतिया स्थान से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बागोर में प्राप्त हुए हैं। वह स्थान जिसने प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है रैंकटोट। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो वो थे रैंकटोक। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोरस का सिक्का प्राप्त हुआ है? रैट, जो कि टोंक में है। और किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवा नगर कहा जाता था? तो नगर टोंक है। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो टोंक जिले में स्थित है। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो भीलवाड़ा एवं पाली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थल को जाखबामा प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो नूह में प्राप्त हुई है। और साबी नदी के तट पर प्राचीनतम राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो जोधपुर है। जोधपुर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबी नदी के तट पर स्थित है। 1958 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई है? तो ओझियाना में खुदाई की गई है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ओझियाना चित्तौड़। राजस्थान के किस जिले में ओझियाना स्थल स्थित है? भीलवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खनन करता सम्मिलित नहीं है? तो ओझियाना के एनपुरी सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओझियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि के दौरान किया गया था? तो किया गया था 2000 से 2001 के बीच में। रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद्ता के निर्देश में उत्खनन किया गया था? तो हन्नारिड के निर्देशन में किया गया था। रंगमहल स्थित है हनुमानगढ़ में। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? तो चावल की जाती है। राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो बिजनौर नहीं था। लूनी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो मध्य पाषाण युग से संबंधित है। बूढ़ा पुष्कर
पोखरा जायल पुरास्थल किस युग से संबंधित है? तो ये पूरा पाषाण युग से संबंधित है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले? तो सुनारी से मिले हैं। किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता है? तो चाकसू को जाना जाता है। भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953 से 54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था? तो जल्लौर में लगाया गया था। राजस्थान के जल्लौर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई थी? तो भीनमाल की खोज हुई थी। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। इसमें स्टार लगा हुआ है, चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 14 अगस्त 1978 को डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने हड़ौती के घने जंगल और पथरीली कदराओं में शैल चित्रों की खोज की थी। हालांकि संदर्भिका राजस्थान सृजन पृष्ठ 947 के अनुसार हड़ौती में शैल चित्रों को खोजने का काम सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किया गया। के निकट आलिया नदी किनारे चटेश्वर मंदिर के 5 समूहों में 33 शैलाश्रय खोज जिनमें प्रागैतिहासिक एवं अन्य काल के चित्र पाए गए थे। मतलब ये विकल्प के अनुसार आपका डॉक्टर जगत नारायण सही है, नहीं तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर को भी टिक किया जा सकता था। राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैलकला पूरा स्थल स्थित है? तो अलवर में। जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक संस्कृति कालखंड में लोहा उपलब्ध है? पीरियड 3। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? तो इसका आंसर है सोजत, धेंद्री तथा तिलवाड़ा। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन में सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वत तहसील का गांव पुराडा। सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुल्हाड़ी खोजी गई थी? तो जयपुर और इंद्रगढ़ से। निम्नलिखित में से कथन सत्य नहीं है। लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष मिले हैं। आहाड़ स्थल का संबंध 9 पाषाण काल से संबंधित है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो केवल एक सही है, मतलब आंसर 1 हुआ, मतलब केवल 3 सही है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। बीकानेर व घग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया गया है LP टेसिटोरी द्वारा। राजस्थान के किस जिले में पूरा पाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हैं? तो भानगढ़ में उपलब्ध है। ताम्र युगीन स्थल झाड़ोला कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो मध्य पाषाणकालीन काल से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। निम्नलिखित में से लौह युगीन सभ्यता है नोह भरतपुर, जोधपुरी, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू। और उसके बाद फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है? तो आहाड़ है। निम्नलिखित में से कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? तो बागोर और तिलवाड़ा जो है मध्य पाषाण राजस्थान में स्थित हैं। तो ये एक ग्लिम्पस है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये आ गया 20वां वाला पेज, पुरातात्विक सूत्र। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है, इसको फटाफट फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं आगे। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। घुसुंडी अभिलेख। घुसुंडी शिलालेख स्थित है चित्तौड़गढ़ में। घुसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखी हुई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो घुसुंडी अभिलेख से मिलता है। घुसुंडी शिलालेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी में लिखा गया। कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर दूसरा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख 1460 राणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो तीसरा है कवि अत्रि एवं महेश ने की थी। निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति की रचयिता अत्रि और महेश ने की थी? तो इसका आंसर हो जाए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। चिरवा शिलालेख के बारे में सही है, तो ये हो जाएगा। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रत्न प्रभूषण इसके प्रशस्तिकार है। इसके शिल्पी देहड़ा थे। अग्निकुंड में उत्पन्न राजदूत का इसमें उल्लेख मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाए 1, 2, 3, मतलब ये तीनों कथन सही है। चौथा वाला सही नहीं है। अग्निकुंड में उत्पन्न राजपूतों में इसका उल्लेख मिलता है, तो चिरवा में इसका उल्लेख नहीं मिलता है।
आगे चलते हैं। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो ये मेवाड़ के गुहिला शासकों का उल्लेख करता है। 17वीं शताब्दी के रचनाकार राज प्रतिष्ठित महाकाव्य के रचयिता है रणछोड़ भट्ट। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? तो ये है राज सिंह प्रशस्ति में। राज प्रशस्ति का काल है, तो ये इसका काल है तीसरा 1676 ईस्वी। 1676 ईस्वी। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो इसको बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? चौहान का। बिजोलिया अभिलेख का काल है 1170। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश के वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया लेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था वासुदेव ने। सॉरी एवरीवन, वो टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन बीप हो रहा है तो उसका आवाज़ आ रहा है, और मैं छत पे बैठी हूँ, लेक्चर शूट कर रही हूँ, और मेरा घर हाईवे किनारे है, सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट थोड़े से पसंद आ रहे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ सपोर्ट कर दो। जाबलीपुरम, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। ऐतिहासिक स्थल जाबलीपुर की आधुनिक पहचान है जालौर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल में मिलता था? तो सोमेश्वर। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है? तो बीकानेर के शासकों में है। आबू के अभिलेख के लेखक कौन थे? तो सूपचंद्र थे। सुरथो उत्सव के लेखक कौन है? तो सोमेश्वर है। कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो घटियाल देता है। घटियाल शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक्की की अमीरों पर विजय का दावा करता है, तो ये है घटियाल अभिलेख। घटियाल शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें मंडोर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। घटियाल प्राकृत अभिलेख किस शासक के से संबंधित है? तो यह प्रतिहार कुक से संबंधित है। कौन सा अभिलेख और जिला सम्मिलित नहीं है? तो बसंतगढ़, सिरोही, मानमोरी चित्तौड़गढ़ और चिरवा उदयपुर। जो ये घटियाल जैसलमेर है, ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि घटियाल जो है, 1 मिनट ऊपर चलते हैं, मंडोर बिहार से संबंधित है, ऊपर था। फिर क्या है, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, घटियाल अभिलेख में से संबंधित कथनों में असत्य को ढूंढना है। तो अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है, तो ये सही है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर से स्थानांतरित करने का विवरण, तो ये गलत है, क्योंकि उसकी राजधानी मंडोर ही थी। अभिलेख में मग जातियों के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखकों का समूह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम कोटा में कितने मौखिक यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसमें प्राप्त हुए हैं 3। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं मौखरी वंश से। मौखरी वंश से। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बरनाला अभिलेख। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं कवि महेश। निम्नलिखित में से एक लिंग शिलालेख का लेखक कहा जाता है महेश्वर को। बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, यह है अजमेर। सो इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज ड्रॉप योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सपोर्ट मी. प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हर हर महादेव.